कहानी शुरू होती है। एक कैदी जेल में खाना खा रहा था, तभी उसके मन में एक साहसी विचार आया। जैसे ही जेलर दूसरी कोठरी की तरफ गया, उसने फौरन अपना बिस्तर हटाया और दीवार में बने गुप्त रास्ते से झांक कर देखा। ये सुरंग वही थी जो वो अपने साथी पादरी के साथ पिछले कई सालों से खोद रहा था। उस दिन उसके साथी ने जानबूझकर सोने का नाटक किया ताकि जेलर से कोई जरूरी जानकारी निकाली जा सके, और वो सफल भी हुआ। जेलर ने बता दिया कि आने वाले 1 महीने तक कोई तलाशी नहीं होगी। ये सुनकर दोनों में उत्साह आ गया, क्योंकि सुरंग अब भी पूरी नहीं हुई थी। जेल एक टापू पर था और उनकी योजना थी कि सुरंग के रास्ते सीधे समुद्र तक पहुंचा जाए ताकि किसी की नजर न पड़े। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। पादरी पिछले 14 सालों से गलत दिशा में खोदता रहा था। अब वे दोनों नए सिरे से सही दिशा में काम कर रहे थे और अनुमान था कि अगर रोज थोड़ा थोड़ा करें तो करीब 10 साल में बाहर निकल सकते हैं। एक दिन कैदी ने मिट्टी को छिपाने का जरिया ढूंढा। उसने जेल का कटोरा तोड़ दिया और बहाना बनाकर नया मंगवा लिया। अब उनके पास मिट्टी को उठाने का एक सुरक्षित जरिया था। पर एक दिन दुर्घटना हो गई। सुरंग का हिस्सा गिर गया और कैदी अंदर दब गया। पादरी ने जान जोखिम में डालकर उसे निकाला, लेकिन इस कोशिश में वह खुद बुरी तरह बीमार हो गया। छूने की धूल उसके फेफड़ों में चली गई थी। जब हालत बिगड़ने लगी तो पादरी ने उसे दीवार में छिपी एक पुरानी नक्शा दी। वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के खजाने की नक्शा थी। पादरी पहले उसका नौकर था और अब चाहता था कि कैदी बाहर जाकर खजाना ढूंढे और अपना बदला ले। अगले दिन पादरी की मौत हो गई। कैदी टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पादरी की लाश को अपने सेल में खींच लिया और खुद को उसके शव के थैले में छिपा दिया। उसने लाश की जगह खुद को रखकर थैले को सिल दिया। कुछ ही देर में जेलर आया और बिना जांच किए शव को ले गया। छत पर ले जाकर उन्होंने थैले में भारी लोहे की गेंद बांधी ताकि शरीर तैर न सके और उसे समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही थैला पानी में गिरा, कैदी ने अंदर से चाकू निकाला, थैला काटा और बाहर निकल आया। उसने लोहे की गेंद भी काटकर खुद को आजाद किया और फिर तैरता हुआ आजादी की ओर निकल पड़ा। कई सालों की मेहनत, दुख और बलिदान आखिर रंग लाया। अब उसकी जिंदगी की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। उधर जेल का एक प्रहरी रोज की तरह उस कैदी को खाना देने पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। कैदी बिस्तर पर पड़ा था, एकदम शांत। पहरेदार ने सोचा शायद देर तक सो रहा है और गुस्से में दरवाजा खोल अंदर चला गया। जब उसने चादर हटाई तो उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर जो पड़ा था वो कैदी नहीं, पादरी की लाश थी। उसने तुरंत जेलर को बुलाया। लाश और जमीन पर पड़े बालों को देखते ही जेलर सब समझ गया। जब उन्होंने बिस्तर हटाकर ईंट निकालकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैदी और पादरी ने मिलकर अंधेरे कोठरी में एक लंबी सुरंग खोद ली थी, आजादी की ओर जाने वाली सुरंग। पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। कैदी तब तक जेल से निकलकर समंदर पार करके किनारे पर पहुंच चुका था। अब उसकी असली लड़ाई शुरू हुई थी, बदला लेना और काउंट के खजाने को खोजना। लेकिन सबसे पहले उसे अपनी कैदी वाली पोशाक से छुटकारा पाना था, वरना अगर कोई सिपाही उसे पहचान लेता तो सीधा मौत तय थी। चुपचाप वो एक फार्म हाउस में घुसा और जब मालिक नहीं था, उसने कुछ पुराने कपड़े चुराए और झटपट पहन लिए। आईने में खुद को देखा, बिखरे बाल, दाढ़ी, थका चेहरा। 15 साल की कैद ने एक हंसते खेलते नौजवान को एक गुस्सैल भूत बना दिया था। उसने मन में कहा, यह सब उनकी वजह से हुआ। अगले दिन वह अपने गांव पहुंचा, अपने पिता से मिलने। लेकिन पड़ोसी ने जो कहा उसने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो चर्च पहुंचा, जहां कब्रिस्तान का दरबान उसे उसके पिता की कब्र पर ले गया। वो टूटा हुआ खड़ा रहा और फिर देखा बगल में एक और कब्र थी जिस पर उसका नाम लिखा था। दुश्मनों ने पूरी दुनिया को यही यकीन दिला दिया कि वो मर चुका है और शायद इसी झूठ ने उसके पिता की जान ले ली। लेकिन जब वो अपनी पत्नी से मिलने गया तो और भी बड़ा सदमा उसका इंतजार कर रहा था। वो अब उसकी नहीं थी। वो किसी और से शादी कर चुकी थी और अब पेरिस जा चुकी थी। इतने गहरे घाव लेकर वो बेमकसद सड़कों पर भटक रहा था। तभी अचानक कुछ सिपाही नजर आए। उसने झटपट एक कोने में छिपकर सांस रोकी। तभी एक और कैदी जो वहां से ले जाया जा रहा था अचानक भागने लगा। सिपाही उसका पीछा करते करते उसी गली में आ पहुंचे जहां वो छिपा था। सिपाही ने कैदी को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने दौड़कर सिपाही को गिराया और जोरदार मुक्कों से बेहोश कर दिया। फिर उस कैदी के हाथ से बेड़ियां खोल दी और उसे भागने को कहा, लेकिन वो कैदी तो जैसे उसकी परछाई बन गया। पीछा करते करते उसके साथ ही हो लिया। फिर से सिपाही नजदीक आए तो दोनों एक खाली गाड़ी में छिप गए। वहीं बातचीत में पता चला कि वो कैदी एक नाविक है। उसे सिपाही इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उसका जहाज बंदरगाह पर खड़ा है, पर दुर्भाग्यवश उसे चलाना नहीं आता। यही बात सुनकर वह मुस्कुराया, क्योंकि वो कभी एक समुद्री जहाज का कप्तान था। अब उसके पास एक रास्ता था, भागने का भी और खजाने तक पहुंचने का भी। दोनों बंदरगाह पहुंचे। वहां नाविक का भतीजा भी मिला। उनका गंतव्य था तारामोने, लेकिन मौसम अचानक बिगड़ने वाला था। उसने हवा और दिशाओं को देखा और बोला, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर क्रिस्टो द्वीप है, हमें वहीं जाना होगा। तूफान आ रहा है। नाविक मान गया और फिर तीनों पहुंचे क्रिस्टो द्वीप। लेकिन यहाँ आना उसका मकसद तूफान से बचना नहीं था।
बल्कि काउंट के छुपे खजाने को ढूंढना था। उसने बहाना बनाया कि वो पहाड़ों पर शिकार करने जा रहा है, लेकिन असल में वो लेकर गया था पादरी से मिली पुरानी खजाने की नक्शा। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नक्शा देखा तो सब कुछ उलझा हुआ लगा। रास्ते मेल नहीं खा रहे थे। क्या खजाना सच में है भी या नहीं? शायद ये खेल अब भी शुरू ही हुआ था। एक समय की बात है, एक आदमी चुपचाप खुद से बार बार कह रहा था, मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। शायद वो खुद को रोकना चाह रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो दरवाजा मिल ही गया। पत्थरों को हटाया और एक रहस्यमयी सुरंग प्रकट हुई। उत्साह में वो तुरंत अंदर घुस गया और जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसका सपना पूरा हो गया। बिल्कुल सही जगह बोजू का खजाना वाकई वहीं छुपा था। जमीन पर बिखरे अनगिनत सोने चांदी और कीमती रत्नों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। ये खजाना था उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन, बदले की आग के लिए। कुछ दिनों बाद वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बन चुका था, एक अमीर, रहस्यमय और बेहद ताकतवर आदमी। अब उसने पहला कदम उठाया। उस नाविक युवक को 2 बड़ी जहाजें और 3 आलीशान मकान तोहफे में भेजे। उसे मार्से में गोल्डन फीनिक्स होटल बुलाया, क्योंकि अब उसे साथियों की जरूरत थी। एक अकेला इंसान इतना बड़ा बदला नहीं ले सकता। इसके बाद उसने एक किसान को भी बहुत सारा पैसा भेजा। कभी उसी किसान से उसने कपड़े चुराए थे, अब ये उसकी माफी और कृतज्ञता थी। फिर उन दोनों की मुलाकात हुई और अब बात सीधी थी। मैं कुछ बहुत खतरनाक काम करने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ होगे? और बदले में तुम्हें मिलेगा एक शानदार इनाम। लेकिन भरोसा जीतने के लिए उसने अपनी पूरी कहानी सुना डाली। कैसे 15 साल पहले उसे झूठे आरोपों में जेल भेजा गया, कैसे उसे किसी ने बचाया नहीं और कैसे वो भाग निकला। युवक, जिसका नाम था आर्थर, तुरंत मान गया। उसने कहा, तुम मेरे जीवन रक्षक हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उनकी अगली मंजिल थी विल्फोर्ट, वही शख्स जिसने बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डलवा दिया था। लेकिन अब विल्फोर्ट पेरिस का रॉयल जज बन चुका था। क्रिस्टो का खून खौल उठा। अब वह सीधे पुलिस स्टेशन गया, एक पत्रकार बनकर। उसने कहा कि वो एक लेख पर काम कर रहा है, एक कैदी एडमंड डांतेस पर, जिसे बिना मुकदमे के जेल भेजा गया। स्टाफ ने मना कर दिया, ये सरकारी दस्तावेज हैं, इन्हें कोई नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही उसने नाम लिया विल्फोर्ट, सब कुछ बदल गया। सुरक्षा गार्ड घबरा गया। वो समझा ये आदमी शायद विल्फोर्ट का करीबी है। उसने तुरंत माफी मांगी और दस्तावेज सौंप दिए। क्रिस्टो ने फाइल खोली। अंदर थी एक गुमनाम शिकायत पत्र। यही वो चिट्ठी थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। चिट्ठी पर लिखा था, कार्डरूस की शराब की दुकान। अब उसका शक यकीन में बदल गया। कुछ लोगों ने मिलकर उसे जानबूझकर फंसाया था। वो सीधा उस दुकान पर गया, लेकिन अब वो जगह बिक चुकी थी। कार्डरूस अब एक होटल चला रहा था। वहां जाकर उसने चिट्ठी दिखाई। कार्डरूस कांपने लगा। मैंने नहीं लिखी, मुझे बस पुलिस तक पहुंचाने को कहा गया था। किसने कहा था? ग्राल और फर्नांड, उसने जवाब दिया। अब क्रिस्टो की आंखों में गुस्से की आग जल चुकी थी। उसे पता चला झूठे आरोप, साजिश और लालच ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। फिर कार्डरूस ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं ही तुम्हारे पिता की देखभाल करता रहा, यहाँ तक कि जब उनका निधन हुआ तब उनकी चीजें भी मैंने संभाली। लेकिन फिर भी क्रिस्टो समझ नहीं पाया, फर्नांड ने ऐसा क्यों किया? कार्डरूस ने कहा, तुम्हें नहीं पता, फर्नांड ने तुम्हारी पत्नी मर्सिडेस से शादी कर ली है। अब दोनों पेरिस में शाही जीवन जी रहे हैं। ये सुनकर क्रिस्टो की आत्मा कांप गई। जिस पत्नी से वो इतना प्यार करता था वो भी उसे छोड़ गई और ऊपर से सबने मान लिया कि वो मर चुका है। फिर उसने कार्डरूस से कहा, अब तुम्हें मौका है प्रायश्चित का, मेरे साथ चलो और मेरी बदले की लड़ाई का हिस्सा बनो। कार्डरूस मान गया। अब ग्राल बना हुआ था एक बड़ा बैंकर, फर्नांड बन चुका था एक ताकतवर नेता, और विल्फोर्ट, जिसने मुकदमा भी नहीं चलाया, अब पेरिस का जज था। क्रिस्टो ने कार्डरूस को भेजा पेरिस की जासूसी करने। अब एडमंड डांतेस मर चुका था। अब केवल एक इंसान था, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जो सिर्फ और सिर्फ बदला चाहता था।